हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से सुज़लॉन में जो चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही जो कि एक टाइम पर हुआ करती थी। सुज़लॉन काफ़ी टाइम से करेक्शन मूड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल में अगर आप देखते हो तो जेएम फाइनेंशियल्स ने भी जो इनिशिएट करी थी अपनी कवरेज, अब री इनिशिएट करी है, उसमें इन्होंने सुज़लॉन के टारगेट को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो क्या रेटिंग जो उन्होंने पहले बाइंग की दी थी वो भी चेंज करी है या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें तो हम देखने वाले हैं। और आने वाले टाइम में आपको इसके Q2 के नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, तो वो भी कैसे रह सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और यूट्यूब भी थोड़ा सा इसको आगे तक ले जाए। बात करें अगर आज के मार्केट के बारे में, तो देखो मार्केट में आज हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 173 पॉइंट्स की गिरावट थी, वहीं निफ्टी 50 में लगभग 58 पॉइंट्स की। निफ्टी बैंक और मिड कैप आज आपको एट पार या हल्का फुल्का अपर साइड पर ट्रेड करते हुए नजर आए, यानी कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो आज आपको बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिला। और इसी बीच अगर हम सुज़लॉन के आज के दिन का ट्रेडिंग सिनेरियो देखते हैं तो वो भी आपको बिल्कुल नॉर्मल ही देखने को मिला है, जहां ओवरऑल देखा जाए तो एट पार की क्लोजिंग आपको सुज़लॉन में देखने को मिली है। काफ़ी टाइम से सुज़लॉन एक रेंज में मूव करते हुए नज़र आ रहा है और वो है 54 से लेकर 56 तक। ये रेंज में आपको काफ़ी टाइम से मोमेंटम देखने को मिलेगा और आज की भी क्लोजिंग 54.35 पर आपको देखने को मिली। इस जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि काफ़ी टाइम हो गया, तो पिछला आप 5 दिन भी देखोगे ना 0.06% की रिटर्न, यानी कि मूवमेंट इसी बीच में ही है। और पिछले एक महीने में करेक्शन है, 6 महीने YTD, एक साल में भी आपको करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सुज़लॉन के जो शॉर्ट टर्म सिनेरियो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग जो कवरेज इनिशिएट करी गई थी सुज़लॉन पर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से करी गई थी और साथ के साथ जो चीज़ें इसमें हुई अब तक उनको देखकर हुई थी। लेकिन अब क्या है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है ना, वो धीरे धीरे करके अपना प्रोस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए चेंज कर रहे हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहला नाम लें तो वो निकल कर आता है जेएम फाइनेंशियल्स। जेएम फाइनेंशियल्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने सुज़लॉन एनर्जी के जो टारगेट हैं वो पहले के कंपैरिजन में कम कर दिए हैं, लेकिन जो रेटिंग है उस वो बाइंग ही रखी है, यानी कि बाइंग की ही रेटिंग रहेगी, लेकिन जो टारगेट पहले दिए थे वो यहाँ पर कम कर दिए हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये होगा ही अगर आपका स्टॉक जो है वो काफ़ी टाइम तक एक ही रेंज में मोमेंटम दिखाएगा, जैसे कि यस बैंक के साथ होता है वैसा ही यहाँ पर अब थोड़ा सा सुज़लॉन के साथ भी हो रहा है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव बोल नहीं पा रहे, क्योंकि पहले अगर वो इनिशिएट कर देंगे अच्छे रिटर्न्स, अच्छे टारगेट, और वो नहीं होगा तो फिर लोग जो है वो भरोसा नहीं करते। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले इन्होंने टारगेट दिए थे 78 के, 78 रुपये के टारगेट दिए थे और बाइंग की कॉल दी थी। अब लोगों ने बाई करा भी होगा या फिर नहीं करा होगा वो तो उनकी मर्जी है, बट जब देखा होगा कि 78 वाला तो है वो केवल 50 और 54 की रेंज में मूव कर रहा है, तो अब इन्होंने क्या करा है कि इसके जो टारगेट है ना वो कम कर दिए हैं और टारगेट जो है वो 78 से कम कर कर 66 कर दिए, 66 कर दिए हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़ा सा अब बियरिश मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो ठीक बात है वो ये है कि इन्होंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करा है, वो सेम रखा है, बाइंग का बाइंग ही रखा है। इस चेंज का जो रीज़न है वो क्या बताया गया है, तो वो आप यहाँ पर देखो, एग्जीक्यूशन इज चैलेंजिंग, यानी कि यहाँ पर बोला है कि ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी में, लैंड एक्विजिशन में एंड राइट ऑफ वे जो थोड़ा सा अभी जो है चैलेंजिंग नज़र आ रहा है। फिर ग्रोथ मॉडरेशन रिस्क नज़र आ रही है। जो इन्होंने ग्रोथ मोमेंटम पहले रखा था वो फाइनेंशियल ईयर 28 से थोड़ा सा कम हो सकता है, ऐसा यहाँ पर मानना है। सेक्टर स्क्यू एंड ग्रिड स्ट्रेस, यानी कि सोलर प्लस BESS जो है वो डिसप्रपोर्शनेट शेयर्स आपको अब टेंडर्स में देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे ज़ीरो टैरिफ इंसिडेंट भी हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन का जो टारगेट है उसको कम किया गया है।
लेकिन क्या हमें सुज़लॉन में हाल फिलहाल में रिकवरी देखने को मिलेगी, या फिर ये शेयर अभी हाल में, या फिर जो हाल यस बैंक का हुआ है कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम तक केवल वही 18 से लेकर 21 तक मोमेंटम गया है, तो क्या वैसा ही कुछ फेस देखने को मिलेगा? तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक का तो बता दिया जेएम फाइनेंशियल्स का, वहाँ अगर हम दूसरी साइड पर बात करें तो ये जो कहानी है वो थोड़ी सी चेंज नज़र आती है जियोजीत फाइनेंशियल्स के हिसाब से, क्योंकि अभी दिवाली 2025 का जो स्टॉक आइडियाज़ होते हैं, जो स्टॉक रिकमेंडेशंस होती हैं, उसमें इन्होंने सुज़लॉन को इंक्लूड करा था और बोला था कि शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें हैं वो बेटर होंगी। लेकिन यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स जो कि पहले बहुत ज़्यादा बुलिश थे, वो अब थोड़े से कम होते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कुछ रीजंस दिए, अर्निंग आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी तो आपको दिखाई दे ही रही है। तो इन्होंने मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव लिया है, जेएम फाइनेंशियल्स ने थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव लिया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अर्निंग्स की बात नहीं करी है। तो दो मैंने आपको ब्रोकरेज हाउस का सिनेरियो बताया, लेकिन एक बार हम यहाँ पर अगर सुज़लॉन के सितंबर महीने का डेटा देख लेंगे म्यूचुअल फंड का, तो हमें कहानी दोनों ने जो यहाँ पर शेयर करी है उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगी। आखिर म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी होता है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने अपना लार्ज एंड मिड में 3.5% से होल्डिंग बढ़ाई, यूटीआई ने अपने मिड कैप में 8% से होल्डिंग्स बढ़ाई, सुंदरम ने अपने मिड कैप में 2% से होल्डिंग्स बढ़ाई। बाकी देखो इन्वेस्को मिराई ने बहुत बड़े परसेंटेज में अपनी होल्डिंग्स को सितंबर महीने में कम किया है सुज़लॉन में। इवन अभी भी 100 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो ये 1, 2, 3, 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। हाँ, एसबीआई जरूर थोड़ा सा बुलिश है और एसबीआई ने यहाँ पर आर्बिट्राज में सुज़लॉन में होल्डिंग्स बढ़ा दी है और इनका एयूएम भी बढ़ गया है, ये 31 करोड़ पर पहुँच गए हैं। फिर बाकी आपको एज सच कोई बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, आपको जो है वो थोड़े बहुत नेगेटिव जरूर नज़र आ जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ बंधन का मिड कैप है 7.5% है। वहीं अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत आर्बिट्राज में बिरला ने भी बढ़ाया, लेकिन शॉर्ट टर्म का पैसा होता है, ये लॉन्ग टर्म का पैसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म के आपके जो हैं लार्ज एंड मिड कैप जो इक्विटी फंड्स हैं वो होते हैं। तो आर्बिट्राज में अगर पैसा आ भी रहा है तो हो सकता है वो 1-2 महीने में एग्जिट भी कर जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ इक्विटी फंड में डायरेक्टली बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं आ रही। अब जैसे एडिलवेज ने डाला है यहाँ पर लगभग 3000% से होल्डिंग्स बढ़ाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा। आर्बिट्राज का पैसा बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये अगर हम डेटा ओवरऑल देखते हैं तो ठीक है, मतलब एवरेज डेटा नज़र आएगा, जहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड हाउसेस एग्जिट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई कोई बढ़ाते हुए भी नज़र आ रहा है। यानी कि 100 में से अगर हम इसको रेट करें तो 60 to 65 का स्कोर जो है वो आपको होल्डिंग्स में नज़र आ जाएगा। तो ये थी ओवरऑल कवरेज सुज़लॉन पर, मैंने आपके साथ शेयर करी है। ऑलरेडी एलजी के आईपीओ पर मैंने वीडियो डाल दी है, वो आप जाकर जरूर देखना। कल है लिस्टिंग, कैसी लिस्टिंग हो सकती है, धमाकेदार या फिर टाटा कैपिटल की तरह, तो ये आपको पूरी कहानी आज की वीडियो में पता चल जाएगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।